नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में जो अभी जुलाई 2023 में एसएससी सीजीएल हुआ था उसकी सारी शिफ्ट को हम सॉल्यूशन बना रहे थे। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें हम बनाने वाले हैं 19 जुलाई शिफ्ट 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो है हमारे पास में वो ज्योमेट्री का है। तो ज्योमेट्री में क्या कहना चाह रहा है वो कि एक ट्राइंगल है ABC। तो हमारे पास में ट्राइंगल दे रखा है ABC। इसकी साइड जो AB है और AC है, इसके मध्य बिंदु मिड पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। तो मिड पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो मिड पॉइंट से मान लो ये पॉइंट है X और ये है Y। तो उसने बोल रखा है हमसे कि XY प्लस BC बराबर क्या है 18। तो हमें निकालना है BC माइनस XY। तो हमें क्या निकालना है BC माइनस XY। तो अगर ये X और Y मिड पॉइंट से, तो आपको पता होगा एक्स वाई अगर मिड पॉइंट से है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास में सिमिलर। और सिमिलर के साथ में एक्स वाई साइड और BC का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। मतलब अगर ये 1 है तो हमारे पास में BC क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो इन दोनों एक्स वाई और BC मिला के हमारे पास में 18 दे रखा है। जबकि हमारे पास कितना बन रहा है, हमारे पास बन रहा है 3। तो 3 की वैल्यू दे रखी है 18। तो कितने गुना वैल्यू है 6 गुना। तो हमें निकालना क्या है BC माइनस XY। तो अगर BC अगर 2 है और XY 1 है तो डिफरेंस कितना आएगा 1। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है कि AB कितने गुना हो जाएगी 6 गुना। मतलब BC माइनस XY मेरे पास में क्या आ जाएगा 6। ठीक है, क्लियर है इतना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो बोल क्या रखा है उसने, एक व्यक्ति है आदित्य, वो बेच रहा है 1100 रुपये में, सॉरी खरीद के लेके आए वो 1100 रुपये में 300 आम। तो मेरे पास में CP कितना हो गया हमारे पास में 1100 रुपये। तो 1100 रुपये में आदित्य ने कितने आम खरीदे 300 आम खरीदे। उसके बाद हुआ क्या कि इन 300 आम में से कुछ आम सड़े निकल गए। तो उसने उनको क्या किया, फेंक दिया। तो जो बचे हुए आम है उनमें से प्रत्येक को 5 रुपये के हिसाब से उसने बेच दिया। तो उसे लाभ कितने का हुआ 150 रुपये का। मतलब मेरे पास में SP कितना आ जाएगा, तो SP होता है हमारे पास में CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना है 1100 प्लस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 150, मतलब 1250 ये आ जाएगा मेरे पास में। तो 5 रुपये के हिसाब से उसने प्रत्येक को बेचा। तो मेरे पास में प्रत्येक मतलब टोटल हमारे पास में SP 1250 है और प्रत्येक को बेच रहे हैं 5 रुपये के हिसाब से। मतलब मेरे पास में टोटल आमों की संख्या कितनी होगी, तो मेरे पास में टोटल आमों की संख्या आ जाएगी 250। मतलब हमने कितने आम फेंके होंगे 50 आम। टोटल मेरे पास 300 थे और हमने बेचे खाली 50। तो टोटल हमारे पास में कितने आम सड़े निकले 50। और कितनों में से 300 में से इंटू क्या कर देंगे 100%। तो कितना आ जाएगा 85 से काटो 6 बार 1/6, मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में 16 सही 2/3%। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चले आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमें कि एक संख्या है M, जब उसको 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। जब 3M को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मान लो एक संख्या M है, तो जब उसे 7 से विभाजित कर रहे हैं हम तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास में 3। मतलब M क्या है, एक तो M में शामिल क्या क्या हमारे पास में, एक तो 7 का कुछ मल्टीपल और साथ ही साथ 3। मान के चलो 7 का कुछ मल्टीपल रहा होगा x। तो मेरे पास में M संख्या क्या बन गई 7x प्लस 3 ये बन जाएगी। M संख्या क्या होगी, अरे क्या बोल क्या रहा हो कि 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है। मतलब 7 का कुछ ना कुछ मल्टीपल तो रहा होगा, 1 रहा होगा 2 रहा होगा 14 15 हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया 7 का मल्टीपल होगा x, कुछ भी आ सकता है x की जगह, प्लस क्या होगा 3, रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो संख्या क्या आ गई मेरे पास में M बराबर 7x प्लस 3। अब वो क्या बोल रहा है कि 3M को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 7x प्लस 3 इंटू क्या करना है हमें 3। तो कितना आ जाएगा ये 21x प्लस का 9। अभी हमें किससे विभाजित करना है, फिर से 7 से विभाजित करना है। तो अगर 7 को मैं 21x को 7 से विभाजित करूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन जब 9 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास में 2। मतलब 3M को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना आएगा 2।
ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पा रहे हो यहाँ तक। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। मान लो जो संख्या है वो है हमारे पास में 100, तो जो दोनों संख्याएं हैं इनका हमें अनुपात पूछा है दूसरी और तीसरी संख्या का। अब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी ज़्यादा है, 17%, मतलब कितनी होगी ये 117, और तीसरी संख्या कितनी ज़्यादा है 50%, मतलब कितना होगी ये होगी हमारे पास में 150। 3 से इसे काटेंगे, 3 से इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 39/50। क्लियर, चलें आगे। अगला सवाल है हमारे पास में, किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन 1728 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है। द क्यूब ऑफ द सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 1728 व्हाइल द प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स इज 32। मतलब क्या कह रहा है कि हमारे पास में दे रखा है, मान लो दोनों संख्या a और b है, तो हमारे पास में a प्लस b का होल क्यूब दे रखा है 1728। तो 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का, मतलब a प्लस b कितना आ जाएगा हमारे पास में 12, और a इंटू बी कितना दे रखा है हमारे पास में 32। मतलब किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है 12 और मल्टीप्लिकेशन 32 है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, 8 और 4, 8 चौक 32, और यहाँ भी अगर 8 और 4 रखेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो हमसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं के घनों का गुणनफल। तो हमारे पास में पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 8 का क्यूब 512 प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में 576। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे अगर मान लो ऐसी वैल्यू होती जो हम सोच नहीं पाते तो फिर इसे कैसे करते हैं, तो भाई फिर इसे फॉर्मूले से करते हैं। क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस बी कोष्टक में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, या फिर इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, ए वाला फॉर्मूला ही लगेगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना दे रखा है उन्होंने 1728, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमसे पूछा है प्लस 3ab कितना दे रखा है 3 इंटू 32, और a प्लस बी कितना दे रखा है हमें a प्लस बी 12 अभी निकाला था। अगर a प्लस बी का होल क्यूब अगर 1728 है तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इसे अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 576। ठीक है, अगर आप वैल्यू सोच पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उससे कैलकुलेशन बच जाएगी। अब यहाँ पे 32 इंटू 12 इंटू 3 करना पड़ेगा आपको। क्लियर इतना, चले आगे। तो अगला सवाल है हमारे पास में चोर और पुलिस का। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, मान के चलो ये यहाँ पे खड़ा है थीप और यहाँ पे खड़ा है पुलिस वाला, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 300 मीटर की। जो पुलिस वाला दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है हमारे पास में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो थीप जो दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है हमारे पास में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तब उसने पूछा है कि जो पुलिस चोर ने कितनी दूरी तय की। मान के चलो जो ये चोर है इस वाले पॉइंट पे पकड़ाया होगा, तो इसने 10 की चाल से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया होगा, मान लो t टाइम लिया होगा। तो पुलिस वाले ने भी सेम टाइम लिया होगा नहीं लिया होगा, तभी पकड़ाया है क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है, तो इसने भी टाइम की कैसा लिया होगा सेम। मतलब मेरे पास में टाइम क्या आ गया सेम। अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो कैसा होगा समान होगा। मतलब अगर स्पीड मेरे पास में 12:10 है, मतलब पुलिस वाले की है और थीप की है, तो डिस्टेंस भी कैसी तय करेंगे 12:10 के अनुपात में। मतलब मेरे पास में कांस्टेबल जो है उसने कितनी दूरी अधिक तय की है, 2 दूरी अधिक की है, और क्वेश्चन में कितनी देर की 300 मीटर अधिक तय की है। मतलब अगर चोर यहाँ था उसने इस पॉइंट तक दौड़ा, पुलिस वाला यहाँ तक था वो भी इसी पॉइंट तक दौड़ा, लेकिन उसने 300 मीटर जो है ये अधिक तय की है नहीं की है।
तो हमारे पास में रेशियो में ये 2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 300। तो ये कितने गुना वैल्यू है 150। तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 150, मतलब ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 1500। अब ये मीटर था तो ये भी कितना हो जाएगा मीटर, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन काय में है किलोमीटर में। तो 1000 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में 1.5 किलोमीटर। तो चोर ने कितनी दूरी तय की है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 12 men can complete a work in 10 days. How many more men are required to complete the work in 6 days? तो 12 व्यक्ति हैं, ये कितने दिन में कार्य कर रहे हैं 10 दिन में, और हमें कार्य कितने दिन में करवाना है 6 दिनों में करवाना है। मान लो x व्यक्तियों से 6 दिन में करवाना है, तो 6 × 2 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास में 20। और क्वेश्चन में दे क्या रखा है उन्होंने कि कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। ऑप्शन में 20 भी दे रखा है, कुछ व्यक्ति 20 निकालेंगे आगे बढ़ जाएंगे, ये नहीं निकालना है कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब कितने और व्यक्ति होगी। हमारे पास में 10 व्यक्ति तो पहले से ही है, हमें चाहिए कितने 20, 10 पहले से है, तो 20 - 10 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 10। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल है हमारे पास में कि एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसके बाद 2 डिस्काउंट दे रखे हैं और फिर दे रखा है लाभ। तो पहले हम इसे बताते हैं रेशो से, उसके बाद एक फॉर्मूला बताएंगे जो हमने खुद ने क्रिएट करे, किसी बुक में नहीं मिलेगा वो। ठीक है, तो होता है हमारे पास में एक CP, दूसरा SP और एक MP। तो जो अगर CP MP से कुछ प्रतिशत ज़्यादा है तो उसे कहते हैं मार्कअप प्रतिशत, और SP अगर MP पे अगर हम कुछ चीज़ें डिस्काउंट करें, मतलब डिस्काउंट किस पे देते हैं MP पे, और CP और SP के बीच के संबंध को प्रॉफिट परसेंट से दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मान के चलो CP अगर मेरे पास में 100 है तो कितना अधिक मार्क कर रहा है हमारे पास में 60%, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 160। उसके बाद में मुझे 20% और 10% के 2 क्रमिक या फिर हाँ, तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितने दे रखे हैं हमें 10% और 20%। तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 10 + 20 - 10 × 20 बटे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 और 10 30, 30 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 28%। मतलब मुझे इस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है 28% का, ये मिल रहा है। 160 का 28% निकालो कितना आएगा 160 का अगर मैं 28% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, 16 × 28 करो कितना आ जाएगा 16 8 128, 8 हासिल कितना आ जाएगा 12, 16 दून 32, 32 और 12 कितना होगा मेरे पास में 32 और 12 हो जाएगा 44। तो हो जाएगा मेरे पास में 44.8। तो 160 में से 44.8 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे पास में, ये बच जाएगा मेरे पास में 116 में से 0.8 जाएगा तो कितना बचेगा 115.2। तो मेरे पास में लाभ कितने का हो रहा है 15.2 का, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1064। हमें पूछा है 100 की वैल्यू 1064, ये लाभ आ गया। हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो 1064 बटे 15.2 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये 10 पॉइंट से 10 यहाँ पे बढ़ जाएगी, 152 से कितनी बार कटेगा ये, तो अगर ये 100 होता है मान लो तो कितना गुना होता है लगभग 10 गुना, तो 10 से थोड़ा कम मतलब 7 गुना के लगभग वैल्यू होगी है। तो 7 से इसे काटो, 7 दूनी 14, 4 1 7 5 35 1 36, हासिल 3 7 1 7 7 3 10, 1064 आ रहा है, मतलब ये 7 बार कटेगा। तो मेरे पास में CP कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अगर आपको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी तो इसका सिंपल सा मेथड बताते हैं। कि हमारे पास में जैसे हमने आपको CP और MP का रेशियो बताया था पिछले वीडियो में, ऐसे ही SP और CP का रेशियो बताते हैं डायरेक्ट। तो अगर हमें SP और CP का रेशियो डायरेक्ट निकालना हो, और कब, जब मार्कअप और डिस्काउंट दे रखा हो, तो डायरेक्ट क्या होता है हमारे पास में 100 प्लस मार्कअप परसेंट इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 इंटू 100।
या डायरेक्ट आप मार्कअप और डिस्काउंट की वैल्यू रखो, एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा। हमारे पास में 10% और 20% के इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या आया था 28%, और मार्कअप कितना है 60%। तो यहाँ से एसपी बटे सीपी कितना आ जाएगा, 100 + 60 करो 160, और 100 - 28 करो कितना आ जाएगा 72 बटे 100 इंटू का 100। 10 से 10, 4 से ये 4, 16 से 4 बार, सॉरी 4 से 4 बार, ये 25 बार, ये 2 से 5 बार, ये 2 से 2 बार, मतलब कितना आ गया रेशियो 144 बटे 125। मतलब मेरे पास में लाभ कितने का हो रहा है, अगर सीपी 125 है, एसपी 144 है, तो लाभ हुआ मेरे पास में 19 का। तो 19 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1064, तो कितने गुना लगभग वैल्यू है। तो 19 से करो 5 बार, और 19 से कितनी बार हो जाएगा 19 पंजे 55, 19 छके 114, बचेगा 11 क्योंकि। तो अगर ये 56 गुना है तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 56 गुना। तो कर लो, इसे कितना आ जाएगा मेरे पास में 7000। जब मल्टीप्लिकेशन करने की एक ट्रिक होती है, मान लो 56 में मेरे पास में क्या होता है 14 × 4, तो 125 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 500। तो 500 × 14 कितना हो जाएगा 7000। अगर कहीं पर 25 दिखे तो उसे मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करो 4 से, ताकि वो 100 बन जाए लास्ट में। ठीक है, क्लियर है इतना। चलें आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। अच्छा क्वेश्चन है। n + 15 व्यक्ति प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 8 दिन में किसी कार्य का 36% पूरा करते हैं। कितने व्यक्ति हैं, n + 15 व्यक्ति हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं 8 दिन काम कर रहे हो, प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं 9 घंटे, और कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं 36%। उसके बाद जो है n + 9 व्यक्ति कितने दिन काम कर रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं 20 दिन, और प्रतिदिन 7 घंटे काम कर रहे हैं, और बचा हुआ काम करे तो बचा काम कितना, अगर ये 36% कर दिया इसने तो ये कितना करेगा 64%। तो परसेंट से परसेंट गया, 4 से 9 बार, 4 से 16 बार, 9 से 9 गया, तो ये 4 से 4 बार, और 4 से 5 बार, तो कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32, 32 इंटू n करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास में 32n, और 15 × 32 करेंगे कितना आ जाएगा 450, सॉरी 480, 15 × 30 450, और 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, 450 और 30 कितना हो जाएगा 480, बराबर 35n प्लस का 35 नंबर के कितना हो जाएगा 315। 32 इधर आएगा कितना हो जाएगा मेरे पास में 3n, 480 में से 315 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में 165। यहाँ से n की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी 55। ठीक, समझ पा रहे हो इतना। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का है कि 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर को बना सकते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा। ठीक है, 14 व्यक्ति है 60 दिन में बना रहे हैं, तो 30 व्यक्ति को कितने दिन में लगेगा, 30 से काटो 2 दिन, तो टी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 28 डेज। ठीक है, बहुत आर्ट सवाल था, मामूली लोगों की बस की बात नहीं है, तुम्हारा भाई बना सकता है खाली। यहाँ देखो अगला सवाल, 4 संख्याएं दी हैं, उनमें हमें बताना है कि 8 से डिविजिबल कौन सी संख्या है। तो यहाँ देखो 984 और 008 पे हम बात नहीं कर रहे, पहले कर रहे हैं 992 और 998। अच्छा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या, पढ़ ही रखा होगा कि लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो संख्या हमारी क्या होगी 8 से डिविजिबल। तो इसमें देखो दूसरी और तीसरी संख्या 992 और 998 एक ही सीरीज की संख्या है, लेकिन इनमें गेप कितने का है 6 का। लेकिन अगर कोई कंसेक्यूटिव सीरीज की संख्या है तो उनमें अगर 8 से डिविजिबल है तो कम से कम 8 का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर 992 8 से डिविजिबल है तो अगली संख्या 8 से डिविजिबल कब होगी, जब इसमें 8 ऐड होगा। लेकिन अगली संख्या क्या है हमारे पास में 998 है, मतलब इसमें गैप कितने का है खाली 6 का। मतलब इन दोनों में से कंफर्म है कि एक 8 से डिविजिबल होगी और एक नहीं होगी। तो 992 को चेक करते हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं,
तो 8 का भाग देके देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बचा 3, 8 चौक 32, मतलब 992 तो डिविजिबल है, 998 नहीं होगी। मतलब इससे दो ज़्यादा जब संख्या होगी तब ये 8 से डिविजिबल होगी। मतलब मेरे पास में आंसर कौन सा बनेगा, 98,998, 8 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है इतना? चले आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट से। क्या दे रखा है, जैसे मान के चलो हमारे पास में कोई राशि प्रिंसिपल P थी, तो ये 3 वर्ष में कितनी बन जा रही है हमारे पास में, तो 3 वर्ष में ये बन जा रही है हमारे पास में 1630। उसके बाद में यही राशि जो है 4 वर्ष में कितनी बन जा रही है, 1708। ये कितने वर्षों में बन रही है, 4 वर्षों में। अगर ये 3 वर्ष लग रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे लग रहे हैं 4 वर्ष, मतलब 1630 को 1708 बनने में कितना समय लग रहा है, 1 साल में। मतलब ब्याज कितना मिला मुझे यहाँ पे, तो मुझे मिला ब्याज 78 रुपये, और कितने साल में मिला, 1 ईयर में। अब साधारण ब्याज तो हर साल कैसा रहता है, समान रहता है, तो मुझे 3 साल का ब्याज मिल जाएगा, और 3 साल का ब्याज अगर मुझे मिल गया तो मिश्र धन में से घटा देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज अगर 78 है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 78 इंटू 3, मतलब 3 8 24, 2 3 7 21, 21 और 2 तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 234। तो 1630 में 234 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में, 1396। क्लियर? चले आगे। अगला क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री का है। तो उसने दे क्या रखा है, हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू पूछी है, और डिस्टेंस जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो दे रखी है, साथ ही साथ दोनों जो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसमें ध्यान रखना, एक बनाना राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें जो परपेंडिकुलर वैल्यू होती है उसको मान लेना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो बेस होता है उसको मान लेना दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर, और जो परपेंडिकुलर हमेशा बनेगा वो बनेगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। और अगर मान लो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट आ जाए, तो हमारे पास में अगर ट्रांसवर्सल टेंजेंट आएगी तो यहाँ पे लिखना ट्रांसवर्सल टेंजेंट, और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम, और यहाँ पे वही डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है, करें शुरू करना। तो हमें निकालना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, 6 - 2 = 4, r - r, और हमें सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी दे रखी, 5। अगर ये 5 है, 4 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ए वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 3। क्लियर इतना? चले आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। एक घन का क्या दे रखा है हमें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूब का क्या होता है हमारे पास में, 6a²। इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 5046, 5046। तो मैं यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 29। अब पूछा क्या है हमारे पास में, आयतन कितना होगा, तो वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास में घन का, तो वॉल्यूम होता है हमारे पास में a³ मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में, 29 का क्यूब। अब देखो उसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, लास्ट में 2 5 यूनिट डिजिट, 9 9 दो जगह, 9 का क्यूब क्या होता है हमारे पास में, 729, मतलब 9 तो आना ही था, लेकिन 9 9 दो जगह दे रखा है, तो इसका आंसर हालांकि होएगा 24389। अगर मेरे पास में यूनिट डिजिट 9 मिलता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको 29 का क्यूब या तो याद होना चाहिए या फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने क्यूब निकालने की बढ़िया सी ट्रिक वाली वीडियो ऑलरेडी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर 24389 आएगा। चलें आगे। अगला सवाल है हमारे पास में, पेट्रोल की कीमत में 7% वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमें क्वांटिटी में कमी करनी पड़ेगी। अगर हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है और प्राइस बढ़ रहा है तो हमें क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब अगर प्राइस
पहले 100 था और अब 7% बढ़ के कितना हो गया 107। मतलब क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा हमें 107 से 100। ये कैसे आया? एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है हमारे पास में प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर एक्सपेंडिचर मेरे पास में कांस्टेंट है तो प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होगा इन्वर्सली का। मतलब अगर प्राइस मेरे पास में 100 से 107 होगा तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए 107 से 100, तभी तो मेरे पास में एक्सपेंडिचर समान आएगा। मतलब यहाँ भी कितना आ जाएगा 10,700, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 10,700। मतलब मुझे कितने की कमी करनी पड़ेगी 7 की, कितने पे 107 पे परसेंट लगाने के लिए क्या कर देंगे हम 100%। मतलब ये कितना आ गया मेरे पास में 700 बटे 107 इंटू 700 बटे 107%। 107 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो यह आएगा हमारे पास में 642। मतलब कितना बच जाएगा हमारे पास में 58 बटे 107%। आ रही बात इनसी समझ में? चले आगे। चलो अगला सवाल। एवरेज से है तो 8 संख्या दे रखी, उनका जो एवरेज है उतना कितना दे रखा है हमारे पास में 18। अब एक संख्या यहाँ से अगर हटाई जाए तो एवरेज कितना हो जाता है हमारे पास में 20 हो जाता है। मतलब 2 बढ़ जाता है और कितनी संख्या का होगा 7 संख्या का, क्योंकि हमने एक हटा दी। अगर वो संख्या जो हटाई है अगर वो 18 होती, एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज क्या हुआ है 2 से बढ़ गया है और कितनी संख्याओं का 7 संख्याओं का। मतलब वो 2 निकाल के 7 संख्याओं में दे गया होगा। मतलब कितना कम कर गया वो 2 इंटू 7, तो कितना हो गया 18 माइनस 14 बराबर 4। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे इतना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0। मतलब मेरे पास में साइन थीटा बराबर क्या आ गया कोस थीटा। अगर दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास में साइन क्यूब थीटा बराबर कोस क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा बराबर 0। और यही हमसे पूछा है तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 0। ठीक है, चले आगे। सॉरी, हमसे पूछा साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले जाओ, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बराबर 0, दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा और कोस थीटा क्या है हमारे पास में बराबर है। क्लियर है, चले आगे। चलो अगला सवाल है हमारे पास में कोस स्क्वायर 32 माइनस का साइन स्क्वायर 58 की वैल्यू क्या हो गई। साइन स्क्वायर 32 माइनस का साइन स्क्वायर 58। अगर मैं साइन को 90 से चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 90 माइनस 32। मतलब कोस स्क्वायर 32 माइनस ये क्या हो जाएगा मेरे पास में कोस स्क्वायर 32। कोस स्क्वायर 32 से कैंसिल कितना आ जाएगा मेरे पास में वैल्यू 0। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यहाँ तक आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट की अच्छी समझ होगी। चले आगे। अगला सवाल x प्लस 1/x बराबर 2 है। x प्लस 1/x बराबर 2, मतलब सीधा सा हमारे पास में x बराबर क्या आ गया 1। हमसे पूछा क्या है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 117। अगर मैं 1 की पावर 7 करूँ प्लस 1/1 की पावर 117 करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 1 प्लस 1 बराबर 2। क्लियर इतना? चले आगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल क्या दे रखा है हमें कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ 2 कोस एक्स, देन फाइंड वैल्यू कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसे सोल्व कर लो। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास में कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस क्या दे रखा है कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
इसे सोल्व करो कितना आएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इससे कट जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 आंसर। हमें जो ऊपर डाटा दे रखा था उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्लियर है इतना? चले आगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152। a प्लस बी प्लस सी बराबर 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152। तो ये फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था, क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 1/2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी इंटू बड़ा कोष्टक 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या है 10, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 456 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, सॉरी ये 20 है, इसे 2 से काटो कितनी बार कटेगा 10 बार, 456 में 400 जाएंगे कितना बचेगा मेरे पास में खाली 56, तो 56 इंटू 10 कितना आ जाएगा 560। ठीक है, बाकी आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते थे कि यहाँ से ए हो गया 10, ये हो गया 6, ये 4, तो हो जाएगा मेरे पास में 100 प्लस 36 प्लस 16, तो 152 डायरेक्ट वैल्यू रख देते ए बी सी। ठीक है, उसके लिए लेकिन आपको नंबरों के साथ खेलना आना चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए आपको मैथ्स में। बाकी फॉर्मूले तो आपको रटने ही है फिर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री से। तो एक सर्कल है, यहाँ पे टेंजेंट है यहाँ तक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक इसे मिला रखा है, ये सेंटर ए है, ए सी, ए बी और ये क्या है डी है, और ये ओ पॉइंट है। तो एंगल ए ओ सी दे रखा है उन्होंने 112। अगर ये 112 है, क्या देखो इस वाली आर्क से सेंटर पे अगर 112 है तो इसी आर्क से यहाँ पे एंगल कितना होगा, इसका आधा, मतलब कितना होगा 56। ठीक है, और आपने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी होगी। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अनुसार जैसे ये अगर एक कोड है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे एक टेंजेंट है मान लो, तो अगर इस वाली कोड पे इस सेगमेंट में थीटा एंगल है तो इसके अपोजिट ए वाली जो टेंजेंट है इस वाले कोड से एंगल ए बी कितना होगा थीटा। मतलब अगर ये 56 है तो ए वाला एंगल पे कितना हो जाएगा मेरे पास में 56 डिग्री, और ये हमसे पूछा है एंगल ए सी डी। क्लियर है इतना? अगर आपने प्री की तैयारी की है तो ज्योमेट्री में ये वाली प्रॉपर्टी पड़ी होगी, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, लगभग हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में तो नहीं लेकिन हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है किसी ना किसी शिफ्ट में। चले आगे, तो अगला सवाल क्या है हमारे पास में। अगला सवाल दे रखा है हमें, अशोक भरत से 2 से 2/3 गुना तेज है। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय पहुँचे। यहाँ भी क्या है, टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होना, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा हमारे पास में सेम। तो हमारे पास में अशोक और क्या है भरत है, ये किससे ज़्यादा दौड़ रहा है, 2 से 2/3 इसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब इससे, तो 2 से 2/3 कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 8/3। मतलब अगर ये 3 इसकी स्पीड है तो इसकी कितनी होगी 8, मतलब अगर ये 8 किलोमीटर दौड़ता है तो ये भी कितना दौड़ेगा 3।
अगर ये स्पीड है तो डिस्टेंस भी क्या होगा 8:3। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है हमारे पास में सेम, मतलब ये कितना ज़्यादा दौड़ेगा 5 ज़्यादा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में 160। कितने गुना वैल्यू है 32 गुना। पूछा किसका है? तो उन्होंने पूछा है प्रारंभिक दूरी, तो मतलब जितना ए दौड़ रहा है वही क्या होगी हमारे पास में टोटल डिस्टेंस। तो इसको कर दो 32 गुना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? देखो ये होता है हमारे पास में 8 × 4, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 × 4 कर लो। 64 का डबल कितना होता है 128, 128 का डबल 256। बाकी आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, बाकी ये सोचने की चीज़ें। इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न वाली, उसे भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले यही वीडियो डाली थी। चले आगे, अगला सवाल है हमारा DI से। तो उसने पूछा है हमारे पास में मटेरियल कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर टोटल एक्सपेंडिचर 3 लाख रुपए है तो हमसे क्या पूछा? मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो कितना होगा 28% प्लस 15%, तो टोटल 43%। किसका निकालना है? 3 लाख का 43% कितना होगा? 20 से 20, 3 × 9, 3 × 4 12, 000, 1,29,000। चले आगे, अगला सवाल भी DI से लास्ट। क्या है? उसने पूछा है कि उन कंपनियों के बीच का रेशियो बताओ जिनमें डिमांड जो है प्रोडक्शन से ज़्यादा है और किसी एक में क्या है प्रोडक्शन डिमांड से ज़्यादा है। तो देखो कितनी कंपनियां हैं जिनकी डिमांड जो है प्रोडक्शन से ज़्यादा है, तो कहाँ कहाँ दिख रही है हमें? 3 ज़्यादा है, और ये जिनकी प्रोडक्शन डिमांड से ज़्यादा है वो कितनी है? 2। तो रेशियो क्या आएगा हमारे पास में? 3:2। क्लियर है इतना? तो चलो ये थी हमारी 19 जुलाई की शिफ्ट 4, सॉरी हाँ 19 जुलाई की शिफ्ट 4 थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।